हेलो एवरीवन, मैं दानिश रहमान आप सभी का स्वागत करता हूँ डीआर एकेडमी में। सो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर 2 एमजेसी ज्योग्राफी सिलेबस के बारे में। आपको पता होगा गाइज कि ऑनर्स जो है वो अब 4 इयर्स का हो चुका है और काफ़ी एडवांस चल रहा है सीबीसीएस के तहत चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। और इसके साथ ही जो आपका एमजेसी पेपर है, इसके साथ साथ आपका 5 पेपर और एक्स्ट्रा भी है, जैसे एमआईसी भी है, एईसी है, वीएसी, एसईसी, जो आपने सेम 1 में ऑलरेडी देख चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो सबका सिलेबस को कंप्लीट करना है और ऑलरेडी आपका जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो भी पब्लिश हो चुका है। आई थिंक कि मई जून में इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ सिलेबस के बारे में और इसको डिटेल वाइज समझेंगे। देखिए, इसका सिलेबस का जो टाइटल है वो टाइटल है क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी। क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी यानी कि पूरा सिलेबस इसी पर बेस्ड है और ये छोटा टॉपिक नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसीलिए इसको पहले 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। क्लाइमेट के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे, जो क्लाइमेट चेंजेस है उसी को इसमें डिटेल में पढ़ना है। और इसके साथ जो एक अलग टॉपिक है इसमें ओशियनोग्राफी, ये ओशियनोग्राफी यानी कि ओशियन समुद्री विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो इसका जो टाइटल को 4 भाग में जो डिवाइड किया गया है उस चारों पॉइंट को सबसे पहले देखेंगे और फिर एक एक पॉइंट वाइज क्लियर करेंगे। तो पहला जो इसका यूनिट फर्स्ट में है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका कंपोजिशन है, वायुमंडल की विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे अर्थ के जो चारों तरफ जो गैसों का भरमार है, जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो वो वायुमंडल किन चीज़ों से मिलकर के बना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसके फीचर्स, स्पेशलिटी क्या है, इन सबको हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आप ऑलरेडी वायुमंडल के बारे में जानते होंगे, आपने लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर भी पढ़ा होगा। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल की जो निम्न परतें होती है। ठीक है, जैसे जिसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उसको क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। इस तरह का जो लेयर सब है वो सारा चीज़ भी कवर अप इसी चैप्टर में होता है, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इस तरह से पूरा चैप्टर जो है पूरा यूनिट फर्स्ट इसी एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर पर डिपेंड करता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में, जिसमें है एयर मासेस एंड फ्रंट कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, एयर मासेस एंड फ्रंट कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है एयर मासेस और फ्रंट्स का, इसका जो क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज उसके बारे में। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वायु राशि या वाताग्र। जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे एयर प्रेशर के बारे में, वायुदाब की जो कुछ पेटी भी होती है। ठीक है, वायुदाब पेटियाँ जिसको बोलते हैं, एयर प्रेशर बेल्ट। उसके बाद है विंड डायरेक्शन यानी पवन दिशा। ठीक है, जिससे अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, यानी जनवरी, कितना एक्सट्रीम ठंडा है अभी, तो हम लोग लोकल भाषा में कहते हैं कि अभी पछुआ चल रहा है। ठीक है, और लेकिन ये है वेस्टर्लीज, क्योंकि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ से ये हवा आ रही है, पूरा ठंडा ठंडा हवा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्लीज। तो ये जो विंड डायरेक्शन है, इसको हम लोग समझेंगे पूरा डिटेल में इस चैप्टर में। ठीक है, इसके साथ ही एक टॉपिक और भी इसमें कवर अप करेंगे, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, यानी चक्रवात के बारे में। कहीं पर उष्ण चक्रवात है, कहीं पर तापीय चक्रवात है, तो इस चक्रवात क्यों आते हैं और बैंड ऑफ द रीजन इसका क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। अभी सबसे रिसेंट ही जो साइक्लोन आया था, न्यूज़ में काफ़ी आपने सुना होगा, मिचांग, दिसंबर 2023 में आया था मिचांग नाम करके। ठीक है, तो इस तरह का साइक्लोन जो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था, या फिर अराबियन सी से, कभी अराबियन सी, कभी बंगाल की खाड़ी, या फिर कहीं दक्षिणी पश्चिम मानसून हम लोग जो बोलते हैं हर साल केरल की तरफ से इंटर करता है। तो ये सब जो मानसून या साइक्लोन का क्या रीज़न है, उन सब का भी डिटेल हम लोग इस यूनिट में कवर अप करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में। इसमें दिया गया है टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेटिक कॉपन एंड थॉर्न वेट्स, क्लाइमेट चेंज, कॉज एंड एविडेंस।
यानी कि क्लाइमेट का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो दो वैज्ञानिकों ने किया है, ठीक है। उसमें दो वैज्ञानिक का जो अपना कॉन्सेप्ट और अपना थॉट्स है उसके बारे में बात करेंगे। दो वैज्ञानिक है, एक कॉपेंस और एक थॉर्नवेट, ठीक है। इन्होंने क्लाइमेटिक चेंज का जो कॉज है और उसका जो क्या एविडेंस है, उनके क्या कारण है, उसके बारे में बताया। दोनों का अपना अपना अलग अलग थ्योरी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉपेन, according to Köppen climate, Köppen climate according to Köppen climate यानी कि कॉपेन के अकॉर्डिंग जो क्लाइमेटिक है उन्होंने बताया डिवाइड इनटू 5 ग्रुप्स। इन्होंने क्लाइमेट को 5 ग्रुप में बताया है, ठीक है। जो पहला है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सेकंड है ड्राई क्लाइमेट, थर्ड है टेम्परेट क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, एंड 5 इज पोलर क्लाइमेट, ठीक है। तो जो वैज्ञानिक कॉपेन है इनके अनुसार जो क्लाइमेट है उन्होंने इसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया है, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है। पहला है ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी कि उष्ण क्षेत्र वाला जो जलवायु है उसके बारे में, ड्राई क्लाइमेट शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में, टेम्परेट क्लाइमेट यानी कि तापीय वाला क्षेत्र जो है वहाँ का क्लाइमेट कैसा उसके बारे में, उसके अलावा कॉन्टिनेंटल, ठीक है, महादेशीय जलवायु के बारे में, और पोलर यानी ध्रुवीय जलवायु के बारे में। और दूसरे जो वैज्ञानिक है थॉर्नवेट, ठीक है, थॉर्नवेट ने भी अपने क्लाइमेट में अपना थ्योरी मत दिया है, ठीक है। देखते हैं थॉर्नवेट क्लाइमेट के बारे में। अकॉर्डिंग टू थॉर्नवेट क्लाइमेट डिवाइड इनटू 6 ग्रुप, डिवाइड इनटू 6 ग्रुप यानी कि इन्होंने क्लाइमेट को 6 ग्रुप में बताया, ठीक है, 6 भाग में इन्होंने बताया। जैसे कॉपेन ने 5 में बताया था जलवायु के बारे में, इन्होंने 6 भाग में बताया। और पहला है, इसका भी पहला वही है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय जलवायु हो सकते हैं। सेकंड जो है वो है मेसोथर्मल क्लाइमेट, थर्ड है माइक्रोथर्मल, फोर्थ है तेगा क्लाइमेट, फिफ्थ है टुंड्रा, और 6th है फ्रोस्ट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट समझ गए, उसमें कटिबंधीय जलवायु, ठीक है। मेसोथर्मल क्लाइमेट जो होता है, ठीक है, ये मध्यम ताप वाला जलवायु है, मध्यम तापमान वाला जलवायु, मध्यम ताप वाला। इसका जो तापमान होता है वो 3 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक। मेसोथर्मल क्लाइमेट हो गया, देख लिए मध्यम तापमान जलवायु। अब हम लोग देखते हैं माइक्रोथर्मल क्लाइमेट, ठीक, ठंडे प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं लो पोटेंशियल एवापोरेशन, यानी कि यहाँ पे जो है वाष्पीकरण है, एवापोरेशन, वो एकदम न्यूनतम है, 0, ठीक है। जैसे ये आपको ग्रीनलैंड हो गया या कनाडा, यूएसए, इस तरह के जो देश है वहाँ पर इस तरह का सबसे ज़्यादा ठंडा वाला जलवायु पाया जाता है, ठीक। हम लोग देखते हैं क्लाइमेट तेगा जलवायु, ये आर्कटिक रीजन यानी कि सबसे नॉर्थ पोल की तरफ जो है उत्तरी साइड में 66.5 डिग्री से ऊपर वाला जो भाग है पूरा नॉर्थ, तो आर्कटिक जहाँ पर सी है
उस वाली जगह में ये इस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है जो एक्सट्रीम लेवल पे होता है, यानी कि यहाँ एक्सट्रीम लेवल पे ठंडा होता है, यानी -20 डिग्री से ऊपर चला जाए और नीचे चले जाइए, उस तरह का जो ठंडा वाला प्रदेश है उसको हम लोग कहते हैं तेगा तेगा जलवायु। ठीक है, और उसी के बाद है टुंड्रा जलवायु। टुंड्रा टुंड्रा ये एक स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश भाषा है ये वर्ड है। ठीक है, और ये बेसिकली लो टेम्परेचर वाले रीजन में पाया जाता है। और एक है फ्रोस्ट। फ्रोस्ट वाला जो जलवायु हो गया ये पूरा बर्फ वाला जलवायु है, इसको हम लोग कह सकते हैं आइस कैप रीजन ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ से इग्लू वाला हाउस जो हम लोग कहते हैं, तो इस तरह का जलवायु को हम लोग फ्रोस्ट कहते हैं। तो ये था यूनिट 3। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। ठीक है, यूनिट 4 इसमें है रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर, यानी कि ओशनिक फ्लोर जो है उसका जो उच्चावच है। ठीक है, जिसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं माउंटेन बिल्डिंग के बारे में, माउंटेन बिल्डिंग का जो थ्योरी था। ठीक है, या फिर आपका फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन प्लेटू, यानी पर्वत का जो कैसे पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद पोजीशन क्या होता है आफ्टर वॉल्केनिक, ज्वालामुखी के फटने के बाद कहीं पर घाटी बन जाती है इरोजन के बाद, कहीं पर स्लोप एक प्लेटू का निर्माण हो जाता है। तो ये जो कॉन्टिनेंटल रीजन में जो उच्चावच की श्रेणी थे, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, यही चीज़ अपन लोग पढ़ेंगे इंटरनल ऑफ ओशियन में। ठीक है, समुद्र के अंदर का जो पोजीशन है उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में, जैसे रिलीफ ऑफ द ओशियन फ्लोर, समुद्री सतह का जो उच्चावच है उसका हो गया। अब उसके बाद है इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया कि जैसे हम लोग समुद्र में इन करते हैं एकदम फर्स्ट, एकदम उसके जो बैंक है सबसे किनारे में, तो आप अचानक देखिएगा कि जो सबसे पहला आपको समुद्र के इन करेंगे तो पहले कुछ गाद उसका जमा हुआ रहता है। ठीक है, जो सेडिमेंटेशन है होकर धीरे धीरे जो लहर के द्वारा वो एक कोरल तट बन जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो अचानक से पूरा स्लोप डीप आने लगता है, तो उसको हो गया, उसको हम लोग स्लोप कहते हैं। ठीक, वो एक फॉर्मेशन अलग हो गया वहाँ पर ऊंचावट। उसके बाद फिर आपको डीप सी मिलेगा, डीप सी कहीं पर बहुत ज़्यादा गहरा है, कहीं पर कम, जैसे कि एग्जाम में पूछते रहता है मरियाना ट्रंच के बारे में, पैसिफिक ओशन जो प्रशांत महासागर है उसमें सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट वही है, लगभग 11.8 किलोमीटर, यानी कि 12 किलोमीटर के आसपास वो गहराई है। तो हर जगह में 12 किलोमीटर की गहराई नहीं है। ठीक है, इसी तरह जो हम लोग खास करके देखेंगे कहीं पर प्लेन है, बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन एंड अटलांटिक ओशन। ठीक है, हिंद महासागर और भूमध्य महासागर, खास करके ये दो महासागर का जो उच्चावच है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस समुद्र विज्ञान वाली चैप्टर में। ठीक, और इसके साथ क्या है लास्ट की फैक्टर्स ऑफ सैलिनिटी ऑफ ओशियन, यानी कि समुद्र का सबको पता है समुद्र का पानी क्या होता है, एक्सेस खारा होता है, यानी बहुत ज़्यादा खारा होता है उसका नमकीला पानी। ठीक है, वो खाने पीने में यूटिलाइज नहीं होता है, इवन वो वॉशिंग में भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो पॉइंट को ख़राब कर देता है या फिर कपड़े को गला देता है, इतना ज़्यादा सैलिनिटी उसमें पाया जाता है। तो इस सैलिनिटी का कारण क्या है, ठीक है, इतना ज़्यादा खारा नमकीन होने का क्या रीज़न है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वैसे भी इसके बारे में अभी क्लास में सर भी बताए थे कि इसका जो सबसे मेन रीज़न है, कुछ 5-6 रीज़न बताए थे, इसमें सबसे मेन रीज़न जो है इसका वो था एक नंबर पे रिवर, कि समुद्र का जो वाटर सैलिनिटी जो होता है, खारा होता है, उसका सबसे मेन कारण है नदी। ठीक है, यानी नदियों का जो है वो क्या करती है, बहुत जगह से इरोजन होते हुए वो सारा गाद लेकर के समुद्र में गिरा देते हैं, है ना, जो सबसे पहले खाड़ी का रूप बनता है, जैसे बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ अराबियन सागर में। और फिर दूसरा कारण उसका बताया था सर, दूसरा कारण जो है वो है वोल्केनिक इरेप्शन, ज्वालामुखी उद्भेदन, ज्वालामुखी जो निकलना वो भी एक कारण हो जाता है समुद्र में खारा होने का। ठीक है, तीसरा बताए थे इरोजन, चौथा यानी अपरदन के कारण भी पानी खारा होता है। तब रहता है एक्वाटिक एनिमल, समुद्र में सबसे ज़्यादा जो जलीय जीव होता है वो समुद्र में ही पाया जाता है। तो समुद्र में जो जीव होते हैं उसका उनके वजह से भी क्या होता है कि समुद्र का पानी खारा होता है। और एक
बताए थे विंड के बारे में, यानी कि विंड का जो रिएक्शन है, विंड हवा, ये भी एक कारण है, हवा के कारण इसका पानी खराब। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पूरा सिलेबस समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार आप अपने से रिविजन भी कर लीजिएगा तो आपको पूरा सिलेबस अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ही फिर आप अपना अच्छे से तैयारी कर पाइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।